दोस्तों, मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से दोस्तों आप सब अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों, आप सबके लिए जो दोस्तों यह जो करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है या 3 एग्जामों के लिए दोस्तों फुली रूप से डेडिकेटेड है। जो आपसे हर एक वीडियो में दोस्तों इसके बारे में बताया जाता है कि 3 एग्जामों को लेकर दोस्तों यह फुली रूप से डेडिकेटेड है। और इस सीरीज में दोस्तों आज हमारे यहाँ कौन सा लेक्चर है? 11वां लेक्चर है दोस्तों। इससे पहले 10 वीडियो आपके पास अपलोड हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, करंट अफेयर्स 2023 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, करंट अफेयर्स 2023 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप सारे वीडियो को दोस्तों एक क्रम से पाएंगे। आज इसी क्रम में दोस्तों हमारा 11वां लेक्चर है। और यह किन 3 एग्जामों को लेके दोस्तों पूरी रूप से डेडिकेटेड है? तो देखिए, आज दोस्तों आपका 14 मई को दोस्तों क्या है, यूपी पीसीएस का एग्जाम है और 28 मई को दोस्तों आपका आईएएस का एग्जाम है। यानी इन 2 एग्जामों के बीच में केवल 14 दिन का अंतर है। और दोस्तों जो आपका ईपीएफओ है, जिसकी अभी ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन जो वायरल डेट है दोस्तों, जिसकी अभी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन पूरी संभावना कि दोस्तों जो डेट वायरल चल रही है उस डेट पे ही इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। तो मैं इसलिए दोस्तों वह डेट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो इसलिए दोस्तों आपको बताया भी नहीं जा रहा है। लेकिन संभावना यही है दोस्तों कि जुलाई में आपको से यह पेपर क्या करा लिया जाए, आपसे यह पेपर कंडक्ट करा लिया जाए। तो यह 3 एग्जामों के लिए दोस्तों यह फुली रूप से डेडिकेटेड है, जिसको आपको दोस्तों एग्जाम में आपको देखेंगे कि अवश्य इससे लाभ मिलेगा। बाकी दोस्तों आपके 2023 में जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, जिसमें भी दोस्तों आप देखेंगे कि हर एक एग्जाम में दोस्तों आजकल क्या है, करंट अफेयर्स का वेटेज सबसे ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो आपके जितने भी दोस्तों 2023 में एग्जाम होने वाले हैं, हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएंगे, तो उन सब में भी दोस्तों यह क्या करेगा, लाभदायक होगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस सीरीज को भी दोस्तों देखते रहेंगे। आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट का वीडियो होता है, आप आराम से इसको देखेंगे और कोशिश की जा रहा है दोस्तों कि आपको क्लास में ही याद करा दिया जाए। तो अगर उम्मीद है कि अगर आप 1 से 2 बार, अगर कम से कम अगर आप 2 बार वीडियो देख लेंगे और अपना खुद का नोट्स बना लेंगे, तो आपको तो यह दोस्तों जितना करंट्स मैं पढ़ा रहा हूँ वह तो कम से कम आपको याद ही हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों आपको हैंड रिटन फॉर्म में चुनिंदा करंट से ही पढ़ाए जा रहे हैं, सारे करंट्स को नहीं पढ़ाया जा रहा है जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, जिसकी उम्मीद की जा सकती है हाँ कि यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है। तो सिर्फ दोस्तों उन्हीं करंट अफेयर्स को पढ़ाया जा रहा है। तो आप सब देखेंगे दोस्तों कि आपके लिए एकदम चुनिंदा करंट अफेयर जिनकी संभावना वह सब अच्छे से लाया गया है। तो आप सब दोस्तों क्या करिएगा, आप जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो लोग अभी चैनल से होंगे वो भी क्या करेंगे दोस्तों, सारे के सारे वीडियो आप देख लेंगे और अपना नोट्स भी बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने इस पहले करंट देख लेते हैं कि हमारा पहला करंट्स क्या है। तो उसके बारे में इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो दोस्तों। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने पहले फैक्ट की तरफ और उसको अच्छे से देखेंगे। अब आप सब क्या करेंगे, कॉपी ले लेंगे, पेन लेंगे और सारे फैक्ट्स को जो दिया गया है उसको भी, और जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताया जाएगा दोस्तों उसको भी आप नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के बारे में। तो आप देखेंगे दोस्तों इससे जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, वह हिमाचल प्रदेश बन गया। जुलाई 2022 में इसको जोड़ा गया है और इन वाहनों को दोस्तों भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकेगा। हम किसकी दोस्तों बात कर रहे हैं, वाणिज्यिक वाहनों की। वाणिज्यिक वाहन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉमर्शियल व्हीकल्स। एक होता है दोस्तों जो हम अपने निजी ज़रूरत के लिए वाहन रखते हैं, जैसे अपने पर्सनल ज़रूरत के लिए दोस्तों हम बाइक रखते हैं, 4 व्हीलर्स रखते हैं। एक होते हैं दोस्तों वाणिज्यिक वाहन, मतलब दोस्तों जो कॉमर्शियल व्हीकल होता है दोस्तों, जैसे जितने भी हो सकते हैं, बस हो सकता है या आप कार भी आजकल देख रहे हैं दोस्तों, ओला उबर चलते रहते हैं। तो आप इतना जान लीजिए जो अपने निजी प्रयोग के लिए ना करके दोस्तों हम व्यापार के लिए करते हैं या अर्निंग के लिए करते हैं, तो वह सब क्या हो जाते हैं दोस्तों, वाणिज्यिक व्हीकल की कैटेगरी में आते हैं। तो इन वाणिज्यिक वाहनों को दोस्तों इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, इसको दोस्तों बोला जाता है ERSS। याद रखिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है दोस्तों कि वाणिज्यिक वाहनों को ERSS मतलब इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला दोस्तों भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब हम आपसे हर एक वीडियो में डिस्कस किया जाता है कि जहां भी पहला शब्द आए तो वह वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों जो पहला राज्य वह कौन सा है, वह हिमाचल प्रदेश है। तो आवाज अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों कि वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, वह हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। इसने यह काम कब किया है, जुलाई 2022 में किया है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकेगा। मतलब अब हिमाचल प्रदेश के जितने भी दोस्तों कॉमर्शलाइज व्हीकल्स होंगे, जितने भी वाणिज्यिक वाहन होंगे, अब वो भारत के किसी भी राज्य में जाए दोस्तों, यूपी में आए, बिहार में आए, राजस्थान में आए, कर्नाटक में आए, महाराष्ट्र में आए, कहीं भी जाए दोस्तों, अब उनको क्या कर लिया जाएगा, आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, वाक़या उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट करंट है दोस्तों वह है
देश का प्रथम हर घर जिला किसको घोषित किया गया दोस्तों? बुरहानपुर को घोषित किया गया, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यह देश का पहला जिला है दोस्तों जहां सभी 254 गांवों में लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। तो आप जानते हैं दोस्तों, इसके बारे में शायद आपसे पिछले करंट्स में भी डिस्कस किया गया है। तो यह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के फैक्ट्स आप देखेंगे। यूपी पीसीएस हुआ, भले यह एमपी की घटना है, और ईपीएफओ। तो देखिए ईपीएफओ में 2 एग्जाम हो रहे हैं, एक ईओ एक एपीएफसी। तो इसमें जो एपीएफसी वाला दोस्तों होता है वह थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, लेकिन जो ईओ वाला एग्जाम होता है दोस्तों उसमें फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछा जाता है, वो स्टेट पीसीएस के ही तरह पूछा जाता है। तो यह करंट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं? देश के प्रथम हर घर जल जिला किसको घोषित किया गया है? बुरहानपुर को घोषित किया गया है। प्रथम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और हर घर जिला मतलब हर घर जल जिला। याद रखिएगा दोस्तों, पूरे जिले में क्या है दोस्तों? हर घर जल यानी वाटर सप्लाई की व्यवस्था कहाँ की गई है दोस्तों? बुरहानपुर यानी मध्य प्रदेश करने वाला दोस्तों ऐसा पहला जिला बन गया है। यह देश का पहला जिला है दोस्तों जहां सभी 254 गांवों में लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। मतलब दोस्तों इसका मतलब यह है कि बुरहानपुर कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह एक दोस्तों मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसमें कुल 254 गांव आते हैं, यानी 254 दोस्तों 254 गांव इसमें आते हैं। और सभी की सभी घरों में दोस्तों क्या कर दिया गया है? स्वच्छ पेयजल प्रोवाइड कराया गया हर घर जल जिला योजना के तहत। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं दोस्तों 26वें कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, शासनाध्यक्षों की बैठक के बारे में। यह कहाँ हुआ दोस्तों? यह हुआ किगाली यानी रवांडा में। इसमें दोस्तों भारत का नेतृत्व किया था एस जयशंकर ने। आपने देखा होगा दोस्तों, अगर आप नियमित सारे लेक्चर को सुने होंगे तो आप देखेंगे दोस्तों क्वामनवेल्थ जैसा शब्द दोस्तों कई सारे बार आ चुका है आपके सामने। कॉमनवेल्थ गेम से लेके दोस्तों कॉमनवेल्थ बैठक से लेके कई बार या दोस्तों कॉमन, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों कि कॉमनवेल्थ से कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो इससे कोई ना कोई क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, क्योंकि यह घटना इससे कई चीज़ें होती रहती हैं। तो आप जितने वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि आप उन सबको भी देखेंगे, क्योंकि आप हमेशा डेली ना डेली कोई नया नया ही फैक्ट पाएंगे। तो देखिए जो 26वां कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक हुई थी, मतलब हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब दोस्तों शासना अध्यक्षों की जो बैठक हुई है वह कहाँ हुई थी दोस्तों? या किगाली में हुई थी, रवांडा में हुई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि जो 26वां कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट होता है दोस्तों, यानी शासना अध्यक्षों की जो बैठक होती है दोस्तों वह कहाँ होती है? वह होती है दोस्तों किगाली में। और किगाली कहाँ पड़ता है दोस्तों? रवांडा में पड़ता है। रवांडा दोस्तों अफ्रीका के ही अंतर्गत एक देश है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट यह भी दोस्तों कि भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो एस जयशंकर ने किया था दोस्तों। आप सब जानते हैं दोस्तों एस जयशंकर कौन है वर्तमान में? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर दोस्तों, यानी विदेश मंत्री यही दोस्तों कौन है वर्तमान में? एस जयशंकर जी हैं। तो आप यह फैक्ट अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, उसके बारे में। तो देखिए G7 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिए G7 के बारे में आपसे पहले बताया जा चुका है 48वां के बारे में, लेकिन 49वां नहीं बताया गया था। देखिए तो याद रखिएगा दोस्तों, आपने देखा था कि G7 का जो 48वां हुआ था दोस्तों सम्मेलन, वह स्लाश एल्माओ में हुआ था, जो कि जर्मनी में पड़ता है 2022 में। इंपॉर्टेंट यहाँ यह है दोस्तों कि G7 का जो 49वां सम्मेलन होगा 2023 में, वह कहाँ पर होगा दोस्तों? वह जापान में प्रस्तावित किया गया था, मतलब यह जापान में होने वाला है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपने G7 के बारे में दोस्तों 48वां पिछले वीडियो में पढ़ा, 48वां आप यहाँ रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मैचिंग में दे दे कि G7 48वां और G7 49वां। तो याद रखिएगा G7 48वां कहाँ हुआ था दोस्तों? वह हुआ था स्लाश एल्माओ में हुआ था। स्लाश एल्माओ जर्मनी में पड़ता है, यह 2022 में हुआ था। और G7 का दोस्तों जो वही 49वां सम्मेलन होगा वह 2023 में होगा, और यह जापान में होगा दोस्तों। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि G7 का 49वां सम्मेलन कहाँ हो गया। यहाँ एक फैक्ट दिया गया दोस्तों, आप देखेंगे फूड सिक्योरिटी। यह इसलिए ऐड किया गया दोस्तों क्योंकि हो सकता है यह थीम आपसे पूछ ली जाए या यह कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया जाए। तो देखिए G7 का जो 48वां सम्मेलन होता है स्लाश एल्माओ में दोस्तों, वहाँ पर फूड सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, मतलब खाद्य सुरक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। तो इसलिए इसकी संभावना हो सकता है कि यह चीज़ें आपसे पूछी जाए। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, वाकया उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022, यह देखेंगे दोस्तों, या किसने इसको कराया है दोस्तों? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि सिडनी में पड़ता है दोस्तों, उसने यह इंडेक्स रिलीज किया है। इसमें पहला रैंक देखेंगे आइसलैंड को मिला है, लास्ट रैंक मिला अफगानिस्तान को। इंडिया को दोस्तों कौन सा स्थान मिला है? 135वां स्थान मिला है। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के बारे में। यह आप इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कुछ इंडेक्स 2023 के भी आ चुके हैं।
तो आपका पेपर इसी 2023 में होने वाला है। तो एग्जाम पे में दोस्तों ये आप देखेंगे क्वेश्चन में आप यह ईयर अच्छे से याद रखेंगे। अगर 2023 वह लिख के दे रहा है तो 2023 का डाटा आप बताएंगे जिसका आ चुका है, और क्वेश्चन पेपर में अगर 2022 लिख के आ रहा है तो 2022 आप इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि कुछ 2022 में भी दोस्तों रिपोर्ट आ चुकी हैं। तो दोस्तों जो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 का आता है, इसको किसने रिलीज किया था दोस्तों? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने दोस्तों। यह कहाँ पड़ता है? यह सिडनी में पड़ता है। और सिडनी कहाँ पड़ता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा कि सिडनी कहाँ पड़ता है, वह ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अब इस ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में देखेंगे दोस्तों, पहला स्थान किसको मिला है? तो पहला दोस्तों मिला है आइसलैंड को मिला है, और अंतिम स्थान दोस्तों किसको मिला है? वह अफगानिस्तान को मिला है। क्योंकि आप सब जानते होंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान में वर्तमान तालिबान का शासन चल रहा है दोस्तों। वहाँ तालिबान जो दोस्तों तालिबानी लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर रूल कर रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों भारत की रैंकिंग। तो भारत को क्या है दोस्तों? 135वां स्थान मिला है। यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों किसी भी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग। तो जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 रिलीज हुआ दोस्तों, इसमें भारत को 135वां स्थान मिला हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। वह क्या दोस्तों? वह भी देख लेते हैं, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह है दोस्तों I2U2 के बारे में। आप कहेंगे आप यह I2U2 क्या? तो देखिए इसका तो दोस्तों जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वो वर्चुअल माध्यम से जुलाई 2022 में आयोजित कराया गया था। इसे दोस्तों पश्चिम एशिया का क्वाड बोलते हैं। इसमें 4 देश है, इंडिया, इजराइल, USA और UAE। अब आप समझ गए ना I2U2 क्या है? तो देखिए यहाँ आप जैसे कि नाम देंगे देख रहे होंगे दोस्तों, I को 2 बार लिखा गया है और U को भी दोस्तों यह 2 बार इंगित करता है। I2U2 का मतलब होता है दोस्तों I 2 बार और U 2 बार। तो एक I से हो जाता है दोस्तों इंडिया, और एक I से दोस्तों हो जाता है इजराइल, और एक U से हो जाता है दोस्तों USA, तो और एक U से हो जाता है दोस्तों UAE। तो आप याद रखिएगा दोस्तों I2U2 में दोस्तों कुल 4 देश शामिल हैं, इंडिया, इजराइल, USA यानी अमेरिका, UAE का मतलब होता है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। यानी 4 देश दोस्तों I2U2 के अंतर्गत आते हैं। इसे पश्चिम एशिया का दोस्तों क्वाड बोला जाता है। क्वाड क्या दोस्तों? यह आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। करंट की जो सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों, किसी न किसी लेक्चर में दोस्तों ये आपसे चर्चा किया जा चुका है कि क्वाड क्या होता है। तो देखिए इस I2U2 का दोस्तों जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ दोस्तों, वह वर्चुअल माध्यम से हुआ था, जुलाई 2022 में हुआ था। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, यही आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन से देश शामिल हैं। तो आप फिर से एक बार सुन लीजिए, इंडिया, इजराइल, USA और UAE यह I2U2 के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या उसको भी देखते हैं। देखिए हम बात करने वाले हैं दोस्तों अब देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों? गांधीनगर गुजरात में हुआ है, जुलाई 2022 में हुआ है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के रूप में हुआ है। यह भारत का दोस्तों पहला तथा विश्व का तीसरा इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ आप याद रखिए दोस्तों, पहला शब्द आया है तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है यह करंट। तो इसको पहले ही आप याद रखिए दोस्तों। हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों देश के यानी कंट्री के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के बारे में। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों? वह हुआ दोस्तों गांधीनगर गुजरात में हुआ है, जुलाई 2022 में हुआ है। हुआ कहाँ है दोस्तों? गांधीनगर में हुआ है। गांधीनगर कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात के अंतर्गत पड़ता है। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का दोस्तों वहाँ पर क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के रूप में दोस्तों इसका उद्घाटन होता है। और यह दोस्तों भारत का पहला तथा विश्व का दोस्तों तीसरा इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है दोस्तों विश्व में अगर आप देखें दोस्तों, तो इस मामले में यहाँ वर्ल्ड की बात कर रहा है तो विश्व के मामले में दोस्तों यह तीसरा इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। लेकिन इंडिया के रेफरेंस में आप देखेंगे दोस्तों तो यह पहला है। कहाँ किया गया? गुजरात गांधी नगर में किया गया है दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों कि आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट करंट की सीरीज डिस्कस की जा रही है। जो इंपॉर्टेंट दोस्तों हो सकता है सिर्फ उन्हीं करंट अफेयर्स को चर्चा किया जा रहा है जिनकी एग्जाम में दोस्तों 100% संभावना है कि यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। इसलिए दोस्तों आपसे सारी की सारी चीज़ें टू दी पॉइंट डिस्कस की जा रही हैं, इधर उधर की बातें नहीं की जा रही हैं दोस्तों। तो आप सब सारे जितने भी दोस्तों, जब तक आपका वीडियो का एग्जाम पूरा नहीं हो जाता दोस्तों, जब तक आपके तीनों एग्जाम नहीं ले लिए जाते हैं, तो यह करंट की सीरीज दोस्तों आपको ऐसे डेली मिलती रहेगी। तो आप सारे वीडियो दोस्तों अच्छे से सुनेंगे, अपना नोट्स भी बनाए रहेंगे, ताकि एग्जाम को दोस्तों 2 दिन पहले आप सारे के सारे करंट को अच्छे से रिवाइज कर लें। और बाकी दोस्तों आप सब के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप सब भी दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहेंगे। मैक्सिमम लोगों तक दोस्तों वीडियो शेयर करेंगे और लाइक भी कर देंगे दोस्तों, ताकि दोस्तों और लोगों तक या दोस्तों वीडियो पहुंच सके। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ अपने नेक्स्ट अगले करंट के अफेयर्स की तरफ। हुआ क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए
अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं दोस्तों, एमएसपी के बारे में। एमएसपी क्या होता है दोस्तों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो एमएसपी को दोस्तों अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में, संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में। और यह समिति दोस्तों जीरो बजट बेस्ड कृषि को भी बढ़ावा देने के ऊपर बात करेगी। तो आप सबसे पहले यही याद रखिएगा दोस्तों, एमएसपी क्या होता है दोस्तों। एमएसपी दोस्तों होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको हम लिख दे रहे हैं दोस्तों क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है भारत के लिए दोस्तों, क्योंकि भारत जानते हैं दोस्तों एक कृषि प्रधान देश है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, एमएसपी की। एमएसपी का मतलब होता है दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस दोस्तों, इसी को दोस्तों बोला जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो हिंदी में भी आप देख लीजिए दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो क्या हुआ दोस्तों, अभी एमएसपी को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए, मतलब और इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए दोस्तों एक कमेटी का गठन किया गया है। इस किसकी अध्यक्षता में किया गया है दोस्तों यह कमेटी का गठन, तो संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया है। तो यह नाम दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे यही क्वेश्चन बनने के आने वाला है कि अभी एमएसपी के लिए दोस्तों एक कमेटी का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, संजय अग्रवाल। क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि से संबंधित दोस्तों जो इस तरह के जो फैक्ट होते हैं इसके पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो यह दोस्तों जो कमेटी होगी या एमएसपी के बारे में बताएगी कि एमएसपी को और किस तरह से ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है और किस तरह से दोस्तों इसको इफेक्टिव बनाया जाता है। और यह कमेटी और क्या करेगी दोस्तों, संजय अग्रवाल कमेटी, या जीरो बजट बेस्ड कृषि, मतलब दोस्तों शून्य बजट आधारित कृषि, जीरो बजट बेस्ड कृषि को दोस्तों बोला जाता है शून्य या जीरो बजट आधारित कृषि दोस्तों, उसको भी बढ़ावा देने पर दोस्तों क्या करेगी, यह बात करेगी। तो आप संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई है दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या उसको भी देखते हैं। तो देखिए अब हम बात करने वाले दोस्तों संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र के बारे में। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में किया गया बाय यूपी सीएम योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आप संत कबीर दास जी के बारे में अच्छे से जानते होंगे और आपसे बार बार की बात किया जाता है दोस्तों, जब किसी फेमस पर्सनालिटीज हुआ या किसी दोस्तों फ्रीडम फाइटर हुआ, आप याद रखिएगा दोस्तों, किसी फेमस पर्सनालिटीज हुआ, फ्रीडम फाइटर हुआ दोस्तों, महत्वपूर्ण संत लेखक जो होते हैं दोस्तों, इस तरह के अगर उनके नाम से कोई घटनाएं हाल फिलहाल में हुई होती है तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है, कि इसीलिए इसी से दोस्तों क्या हो जाता है, क्वेश्चन पेपर का गेस किया जाता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों, यह मगहर में किया गया। मगहर कहाँ पड़ता है दोस्तों, संत कबीर नगर जिला के अंतर्गत पड़ता है और यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों संत कबीर नगर जिला दोस्तों हमारा होम टाउन है। चलिए आज आपसे यह बात रिवील कर दिया गया है कि दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही रहने वाला हूं। तो दोस्तों एक तो मैं इसी जिले का हूं, दूसरा कबीर दास जी के बारे में दोस्तों, तो यह हमारे लिए भी एक गौरवान्वित वाली बात है और आपके एग्जाम में भी दोस्तों यह पूछा जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों यह यूपी में यह घटना हुई है। तो यह यूपी पीसीएस वाले दोस्तों, तो आप बहुत अच्छे से इसको याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो जितने भी दोस्तों यूपी पीसीएस का पेपर देने वाले हैं तो यह आप इसको फैक्ट अच्छे से याद रख रखिएगा कि संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों, मगहर में किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। यह संत कबीर नगर जिला में ही दोस्तों पड़ता है। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, वह दोस्तों निपुण योजना के बारे में। तो देखिए निपुण योजना की अगर हम बात करें दोस्तों, यह किससे संबंधित है, या कंस्ट्रक्शन वर्कर से संबंधित दोस्तों, जो निर्माण या विनिर्माण से संबंधित जो श्रमिक होते हैं दोस्तों उनसे संबंधित है। और इसको दोस्तों यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने दोस्तों क्या किया है, इस निपुण योजना को लॉन्च किया है दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, निपुण योजना। सीधे सीधे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला कि दोस्तों निपुण योजना किससे संबंधित है, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं दोस्तों, जो निर्माण या विनिर्माण से संबंधित जो श्रमिक होते हैं दोस्तों उनसे संबंधित होते हैं। इस निपुण योजना दोस्तों इन्हीं के लिए लाई गई है। और लाया किसने दोस्तों, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने दोस्तों, यानी शहरी मामलों का, आवास एवं शहरी मामलों का जो मंत्रालय है दोस्तों, इसका मतलब होता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का मतलब होता है दोस्तों आवास एवं शहरी मामलों का जो मंत्रालय होता है दोस्तों, उसी मंत्रालय ने निपुण योजना को लाया है फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, यानी दोस्तों जो विनिर्माण या निर्माण से संबंधित जो श्रमिक होते हैं उनके लिए यह लाया गया है। और एक योजना और है दोस्तों, वह क्या हुआ है दोस्तों, पीएम श्री योजना। तो देखिए यह किससे संबंधित है दोस्तों, यह स्कूल अपग्रेडेशन से संबंधित है। तो सिंपल सा आप याद रखिएगा दोस्तों कि पीएम श्रमिक दोस्तों, सॉरी पीएम श्री योजना,
आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा मैचिंग वाले क्वेश्चन में कि पीएम श्री योजना किससे संबंधित है, तो यह स्कूल के अपग्रेडेशन से संबंधित है दोस्तों, यानी जो कुछ भी विद्यालय लेवल पे या स्कूल लेवल पे दोस्तों अपग्रेडेशन से संबंधित है, मतलब उनमें दोस्तों उसको सुधारने की प्रक्रिया से संबंधित है पीएम श्री योजना। तो यह सीधे सीधे आएगा मैचिंग वाले क्वेश्चन में, तो बस आप नाम याद रखिएगा कि पीएम श्री योजना किससे संबंधित है। इसी तरह दोस्तों एक और स्कीम है, वह है स्माइल 75। तो देखिए यह क्या दोस्तों, यह है हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों की आजीविका एवं उद्यम के लिए है। इसको दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। तो सिंपल सा आप इसको भी ऐसे ही याद रख लेंगे दोस्तों कि स्माइल 75 क्या है। बस आप ऐसे नाम याद रखिएगा कि स्माइल 75 दोस्तों जो किससे संबंधित है, हाशिए पर रहने वाले दोस्तों व्यक्तियों की आजीविका एवं उद्यम से संबंधित है दोस्तों। यानी जो भी दोस्तों आप देख रहे होंगे दोस्तों, जो गरीब तबके के लोग हैं या जो सो कॉल्ड गरीब तबके के लोग, आप जो भी जैसा भी समझ लीजिए दोस्तों, तो स्माइल 75 दोस्तों जो संबंधित है वह हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए दोस्तों आजीविका एवं उद्यम यानी लाइवलीहुड और उनके दोस्तों मतलब क्या कहते हैं रोजगार या उद्यम से संबंधित या काम करेगा। तो आप कीवर्ड इतना याद रखिएगा, आजीविका एवं उद्यम से संबंधित है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह स्माइल 75 दोस्तों किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ही दोस्तों जो है उसने स्माइल 75 स्कीम को दोस्तों क्या किया है, लॉन्च किया है। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या है उसको भी देख लेते हैं। वह है दोस्तों एनटीआरआई के बारे में। अब यह एनटीआरआई क्या है दोस्तों, यह है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों, वह हुआ न्यू दिल्ली में। इसको दोस्तों जो हमारे अमित शाह जी हैं दोस्तों, होम एंड कॉपरेशन मिनिस्टर दोस्तों, इन्हीं ने दोस्तों इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो आप यह दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनटीआरआई के बारे में, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में ही रखेंगे, क्योंकि इसकी पूछे जाने के दोस्तों आप देखेंगे इस 3 एग्जामों में कहीं ना कहीं दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। किसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, एनटीआरआई की यानी नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान केंद्र अनुसंधान संस्थान। इसका उद्घाटन हुआ दोस्तों न्यू दिल्ली। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि मैचिंग वाले में पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो न्यू दिल्ली में किया है। उद्घाटन किसने किया दोस्तों, होम एंड कॉपरेशन मिनिस्टर। कौन दोस्तों, अमित शाह। अमित शाह दोस्तों किस तरह के मिनिस्टर हैं, आप जानते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय इन्हीं के पास में है दोस्तों। जो सहकारिता से संबंधित जो नया मंत्रालय का गठन किया गया था दोस्तों, यानी जो कॉपरेशन से संबंधित जो मंत्रालय का गठन किया गया था वह भी दोस्तों इन्हीं के पास है। तो यह दोस्तों केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रालय दोस्तों दोनों का दोस्तों किसके हाथ में है, कि अमित शाह। यानी अमित शाह के दोस्तों आप सब जानते होंगे, बीजेपी का चाणक्य भी बोल दिया जाता है इनको। तो इन्हीं ने दोस्तों क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है। और यह जो नेशनल इंस्टीट्यूट ट्राइबल इंस्टीट्यूट होगी यह शोध से संबंधित दोस्तों क्षेत्रों पर क्या करेगी, काम करेगी। तो बस आप इतना फैक्ट इसके बारे में अच्छे से याद रखिए। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या उसको भी देख लेते हैं। देखिए अब हम बात करने वाले दोस्तों वरुण के बारे में। ये वरुण क्या है दोस्तों, यह देश का पहला पायलट रहित ड्रोन है दोस्तों, यानी पायलटलेस ड्रोन है दोस्तों। इसको भारतीय नौसेना के लिए दोस्तों बनाया गया। इसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, जुलाई 2022 में किया था। यह ड्रोन एक बार उड़ान भरकर 25 किलोमीटर तक दोस्तों जा सकता है और यह भारत का पहला पैसेंजर ड्रोन है। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, वरुण की। अब इंग्लिश में आप सब जानते हैं दोस्तों, इंग्लिश में एक मात्रा फालतू का अंग्रेजों ने बढ़ा दिया। इंग्लिश में इसको दोस्तों क्या बोल दिया जाएगा, वरुणा। अंग्रेजों ने एक बोझ हमारे जाते जाते भी दोस्तों क्या किया है, हम सब पर एक बोझ दे दिया गया। आप देखेंगे दोस्तों जिन भी शब्दों को हिंदी में उच्चारण सीधे सीधे होती है, इंग्लिश में एक आ की मात्रा उसमें बढ़ जाती है दोस्तों। वरुण को कहा जाएगा, लिखा जाएगा वरुणा, गरुण को लिखा जाएगा गरुड़ा, तो बोझ ही बढ़ा दिया गया है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, चाहे वरुण लिख के आए या वरुणा लिख के आए दोस्तों, तो यह क्या है दोस्तों, यह देश का पहला पायलट रहित ड्रोन है दोस्तों। एक तो पहला है तो बीबीपी के कैटेगरी में आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है दोस्तों। यह कैसा ड्रोन है दोस्तों, एक पायलट रहित ड्रोन है दोस्तों, यानी पायलटलेस ड्रोन है दोस्तों। मतलब आप जानते हैं ना दोस्तों, अभी हवाई जहाज बिना पायलट वाला उड़ने बैठने जाइए, आपका क्या हालत होगा। अभी उस तरह की हवाई जहाज नहीं बनाई गई जो दोस्तों बिना पायलट के उड़ सके। लेकिन हाँ ये दोस्तों जो है ये वरुण है, एक ड्रोन है दोस्तों। ड्रोन जानते हैं दोस्तों छोटे आकार का होता है, तो यह पायलटलेस है दोस्तों, यानी इसके लिए कोई पायलट नहीं है। तो इसका दोस्तों जो अनावरण किया है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है दोस्तों। कब किया है, जुलाई 2022 में किया है दोस्तों। यह भारतीय नौसेना के लिए दोस्तों इसका अनावरण किया गया है, वरुण
पायलटलेस ड्रोन का। इस ड्रोन की खासियत क्या है दोस्तों, यह एक बार उड़ान भरकर 25 किलोमीटर तक जा सकता है। यानी यह ड्रोन दोस्तों जब एक बार उड़ान भरेगा तो यह 25 किलोमीटर की दोस्तों क्या करेगा, दूरी तय कर सकता है। और इसके बारे में आप यह फैक्ट याद रखिएगा। और यह दोस्तों भारत का पहला, इंडिया का पहला पैसेंजर ड्रोन है। तो इसके बारे में इतने सारे फैक्ट याद रखिएगा कि वरुण क्या है, पहला पायलटलेस ड्रोन है, अनावरण बाई पीएम मोदी, भारतीय नौसेना, एक बार दोस्तों यह 25 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है और भारत का पहला पैसेंजर रहित ड्रोन है दोस्तों। यानी सॉरी दोस्तों, यह भारत का पहला पैसेंजर ड्रोन है, पैसेंजर रहित नहीं दोस्तों, भारत का पैसेंजर ड्रोन है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों यह बेरी बेरी की कैटेगरी में दोस्तों, इससे पूछे जाने की संभावना बढ़ सकती है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए अब हम बात करने वाले दोस्तों रुचिरा कंबोज के बारे में। यह रुचिरा कंबोज कौन है दोस्तों, यह यूएन की दोस्तों भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नहीं को चुना गया दोस्तों, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है जून 2022 में। तो सिंपल है दोस्तों, सिर्फ आपको नाम याद रखना कि रुचिरा कंबोज कौन है। आपसे क्वेश्चन सीधे यही पूछा जाएगा दोस्तों कि जो यूएन है दोस्तों, यूएन को क्या बोला जाता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र। यहाँ लिख दिया जा रहा है दोस्तों, देखिए यूएन को क्या बोला जा रहा है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त, अभी हाल ही में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि का दोस्तों मतलब हो जाता है कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसको चुना गया है जून 2022 में, तो रुचिरा कंबोज को चुना गया है दोस्तों। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि जो भी चुने जाते हैं दोस्तों, जो भी हाल फिलहाल की नियुक्तियां होती हैं, आप सब देख रहे हैं दोस्तों, आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो मान लीजिए उसके 1 या 1.5 साल के दोस्तों करंट एकदम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और लास्ट के दोस्तों जो 6-7 महीने के करंट होते हैं ना दोस्तों, वह उसके कोर करंट होते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपसे लगभग 1 से 1.5 साल का करंट तैयार करने के लिए बोला जाता है, और जो लास्ट के 6-7 महीने के करंट्स होते हैं दोस्तों, उनमें कहा जाता है कि आप एक भी फैक्ट मिस न करें। तो इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, हाल फिलहाल की जितनी नियुक्तियां होती हैं वह आपके एग्जाम के रेफरेंस में दोस्तों वह इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप रुचिरा कंबोज के बारे में दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यह क्या है दोस्तों, यह है दोस्तों रिम्पैक 2022 के बारे में। अब यह रिम्पैक क्या, अभी आपसे आगे बताया जाएगा। तो देखिए रिम्पैक 2022 का दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ, हवाई द्वीप एवं दक्षिण कैलिफोर्निया में हुआ दोस्तों, जो कि यूएसए में पड़ता है। और यह विश्व का सबसे बड़ा द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है। भारत सहित दोस्तों 26 देशों की नौसेना ने इसमें भाग लिया है। इसकी थीम क्या है दोस्तों, कैपेबल, एडेप्टिव और पार्टनर्स। अब आप याद रखिएगा दोस्तों रिम्पैक दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए रिम्पैक होता है दोस्तों रिम द पैसिफिक एक्सरसाइज। आप इसको बस इतना याद रखिएगा दोस्तों, आप लिख लीजिएगा साथ साथ में, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। पैसिफिक को दोस्तों क्या बोला जाता है, प्रशांत पैसिफिक ओशन को क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रशांत महासागर बोला जाता है। तो यहाँ दोस्तों पैसिफिक एक्सरसाइज मतलब प्रशांत के अंतर्गत यानी प्रशांत महासागर के अंतर्गत जो भी एक्सरसाइज होती है, जो भी अभ्यास होती है उसी से संबंधित है। यानी रिम पैक का मतलब होता है, रिम पैक का फुल फॉर्म ही यही दोस्तों होता है, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। तो आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। तो आप याद रखिएगा दोस्तों रिम पैक 2022 का जो आयोजन होता है दोस्तों, वह हवाई द्वीप एवं दक्षिण कैलिफोर्निया में किया जाता है दोस्तों, जो कहाँ पड़ता है, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। तो आयोजन हुआ दोस्तों हवाई द्वीप एवं दक्षिण कैलिफोर्निया में। तो आप यह याद रखिएगा। और यह दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो आप यहाँ कीवर्ड याद रखिएगा दोस्तों, यह रिम्पैक जो दोस्तों है विश्व का सबसे बड़ा द्विवार्षिक, यह एनुअली नहीं होता है दोस्तों, यह 2 वर्ष पर होता है। आप अच्छे से याद रखिएगा, यह प्रत्येक वर्ष पे नहीं होता है। तो रिम्पैक 2022 में अगर हुआ दोस्तों, तो अब कब होगा, अब होगा दोस्तों 2024 में इसके बाद कराया जाएगा। क्योंकि यह देख रहे हैं दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय दोस्तों बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है दोस्तों। समुद्री अभ्यास का मतलब हो जाता है दोस्तों मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी प्रत्येक वर्ष न करा के प्रत्येक 2 वर्ष में कराया जाता है दोस्तों। यही कीवर्ड आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रत्येक वर्ष लिख देगा जो कि गलत रहेगा। और इसमें दोस्तों आप याद रखिएगा जो 2022 में हुआ है, इसमें भारत सहित कुल 26 देशों की नौसेना ने भाग लिया दोस्तों। जो नेवल आर्मी होती है, जो हमारी नौसेना होती है दोस्तों, उस नौसेना ने भाग लिया है, जिसमें भारत ने भी भाग लिया है। तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि भारत ने भी दोस्तों रिम्पैक एक्सरसाइज 2022 में हिस्सा लिया है। इसके थीम क्या रखी गई थी 2022 की दोस्तों, कैपेबल, एडेप्टिव पार्टनर्स। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो यह रिम्पैक दोस्तों 2022 में हुआ है, 2023 में नहीं होगा, 24 में होगा। तो इसलिए दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि यह प्रत्येक 2 वर्ष पे दोस्तों होता है। इसके पहले कब हुआ रहा होगा दोस्तों, 2020 में हुआ रहा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, वह क्या उसको भी देख लेते हैं।
वह है दोस्तों नालसा के बारे में। तो देखिए यह क्या है दोस्तों, नालसा क्या है दोस्तों, नालसा द्वारा जुलाई 2022 में राजस्थान राज्य में पहली एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। राजस्थान में कहा दोस्तों, जयपुर में उन लंबित वादों को निपटाने में मदद करेगी जो मुकदमेबाजी के प्रथम चरण में हैं। आप याद रखिएगा दोस्तों, नालसा क्या है। तो चलिए नालसा के बारे में आपको बता दिया जाएगा दोस्तों, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, नालसा को क्या बोला जाता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसी को दोस्तों बोला जाता है, नालसा की दोस्तों फुल फॉर्म होती है। आप यहाँ भी देख लेंगे, नीचे लिखा हुआ है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो नालसा द्वारा क्या किया गया दोस्तों, जुलाई 2022 में राजस्थान राज्य में पहली, आप यहां देख रहे हैं दोस्तों पहला शब्द आ गया, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और कहां पर दोस्तों, राजस्थान राज्य में पहली एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया दोस्तों जयपुर में। आप व्हाट्सएप अगर दोस्तों यूज किया करते होंगे तो आप वहां पर देखे होंगे दोस्तों, व्हाट्सएप में लिखा रहता है एक चीज़, आप जब कभी मैसेज डिलीट करते होंगे तो वहां देखेंगे दोस्तों लिखा रहता होगा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड या इंक्रिप्टेड, ऐसे ही करके कुछ लिखा होता है। आप कभी भी आप कोई भी मैसेज किसी को व्हाट्सएप करिएगा, आप उसको डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों क्या लिखा रहेगा, दिस मैसेज इज एंड टू एंड, मतलब क्या करके लिखा रहता है दोस्तों, ऐसे करके लिखा रहता है। इसका मतलब यह होता है दोस्तों, या दोस्तों सिर्फ स्रोत जो भेज रहा है वही जान सकता है, और जिसके पास भेजा गया है दोस्तों सिर्फ यही दो ही अथॉरिटी होते हैं दोस्तों जो इसको जान सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों नालसा ने क्या किया है दोस्तों, राजस्थान राज्य में पहली एंड टू एंड दोस्तों डिजिटल लोक अदालत, आप यहां देख रहे होंगे दोस्तों, कीवर्ड याद रखिएगा दोस्तों, डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया है राजस्थान के जयपुर में किया दोस्तों। तो यह भी पूछा जा सकता है कि कहां किया गया है दोस्तों, पहली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ तो राजस्थान के दोस्तों जयपुर में किया गया दोस्तों। किस उद्देश्य के लिए किया गया दोस्तों, तो यह उन लंबित वादों को दोस्तों निपटाने में मदद करेगी जो मुकदमेबाजी के अभी प्रथम चरण में है, यानी वैसे मामले दोस्तों जो अभी लंबित हैं और मुकदमेबाजी के दोस्तों फर्स्ट फेज में है दोस्तों, तो ऐसे मुकदमों को दोस्तों यह करेगी, क्या करेगी, निपटाने में मदद करेगी। क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों कि भारत में क्या होता है, केस बहुत लंबा चलता रहता है दोस्तों, बहुत समय बीत जाता है। कभी कभी तो दोस्तों जो वादी होता है प्रतिवादी होता है, दोनों के दोनों ही नहीं रह जाते, ना अभियुक्त रह जाता है, ना वादी रह जाता है, ना जुर्म करने वाला रह जाता है, ना जुर्म पे रहने वाला हो जाता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें बहुत लंबी खिंच जाती कभी कभी, आप देखे होंगे। तो इसलिए दोस्तों इस नालसा ने क्या किया है, जयपुर में पहली डिजिटल लोक अदालत को शुभारंभ किया है ताकि उन लंबित वादों को दोस्तों निपटाने में मदद मिले जो अभी मुकदमेबाजी के दोस्तों क्या है, पहले ही फेज में है दोस्तों। क्योंकि इससे दोस्तों देखे होंगे लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि जब कोई मामला लंबा खिंच जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब नालसा के बारे में थोड़ा सा फैक्ट क्या है देख लीजिए। देखिए, तो नालसा लीगल सर्विस अथॉरिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। इसका आप कहने का मतलब है दोस्तों, यह जो नालसा प्राधिकरण बनाया गया है, तो देखिए यह दोस्तों नालसा लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी दोस्तों यह जो राष्ट्रीय लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है दोस्तों, जो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण है दोस्तों, इसको जो दोस्तों कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था दोस्तों अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। यानी आप इस तरह से देखेंगे दोस्तों, आप इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नालसा जो दोस्तों, आप तो यह बता दिया जा रहा है जो कोई जल्दी नहीं बताएगा। देखिए, नालसा एक संवैधानिक संस्था है या सांविधिक संस्था है। दो कीवर्ड आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यही आपसे अगर हो सकता है पूछा जाए कि नालसा संवैधानिक है या कि सांविधिक है। तो संवैधानिक दोस्तों यह नहीं है, यह एक सांविधिक संस्था है। संवैधानिक का मतलब होता है दोस्तों कि क्या है, मूल रूप से जब हमारा संविधान लिखा गया था तो क्या उस संविधान में शामिल था। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जब हमारा संविधान वर्जनली लिखा गया था, जब मूल रूप से लिखा गया था, तब नालसा का उसमें प्रावधान नहीं किया गया था। इसको दोस्तों एक एक्ट के जरिए लाया गया। उस एक्ट का नाम क्या है दोस्तों, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, यानी 1987 में दोस्तों जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट आया था, उसी के तहत दोस्तों नालसा का गठन किया गया। तो उस तरह से दोस्तों आप यह देखेंगे कि स्टैच्यूटरी बॉडी हो जाता है, यानी एक संवैधानिक संस्था हो जाता है दोस्तों। तो आप इसके बारे में अच्छे से याद रखिएगा। तो आपसे उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज के जितने भी करंट पढ़ाए गए होंगे सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप देख रहे होंगे दोस्तों, आपसे चुनिंदा करंट अफेयर्स डिस्कस किए गए हैं, और वह करंट अफेयर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है, और टू दी पॉइंट चीजों को डिस्कस किया गया है दोस्तों, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है। आपसे देख रहे होंगे दोस्तों, इधर उधर की फैक्ट डिस्कस नहीं किया जा रहा, सीधे सीधे आपसे यह भी बताया जा रहा है कि इन चीज़ों को पे आप जोर देना, इस फैक्ट को आपको दिमाग में लेके चलना है, क्योंकि आपको दोस्तों क्या करना है, एटलीस्ट आपको एग्जाम क्लियर करना है। आप देखेंगे दोस्तों वहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं।
आपके इधर प्रश्न लिखा होता है, क्वेश्चन लिखा होता है, 4 ऑप्शन होते हैं दोस्तों, जिनमें से एक कोई ना कोई सही होता है और हमें दोस्तों वहीं तक पहुंचना होता है। तो दोस्तों अगर हमको कीवर्ड और टू दी पॉइंट चीज़ें दोस्तों अगर याद रहेगी तो बहुत अच्छे से हम क्या करेंगे दोस्तों, अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे और अपने दोस्तों आप जिस भी एग्जाम के लिए लगे होंगे आप सारे अपने एग्जाम को दोस्तों क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। तो आप सब दोस्तों सारे वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अपने नोट्स भी बनाते रहेंगे और समय समय पर रिवाइज करते रहेंगे। अगर दोस्तों कहीं किसी फैक्ट में कोई कमी रह जाती, कहीं आपको डाउट कोई रह जाता है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो उसको दोस्तों मैं क्या करूंगा, सही करने की कोशिश करूंगा। यहां पूरी कोशिश की जा रही है दोस्तों, 2 से 3 बार फैक्ट को चेक किया जा रहा है कि कोई भी गलत डेटा आपके पास ना पहुंच सके। फिर भी अगर कहीं भी किसी फैक्ट में त्रुटि हो जाए दोस्तों, तो ह्यूमन एरर समझ के दोस्तों उसको माफ करिएगा। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे देंगे तो उसका मैं अवश्य रिप्लाई करूंगा। तो चलते चलते दोस्तों बस आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों जो हमारा यूट्यूब चैनल है वाकया स्टडी विथ रामा, इसको दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी आप तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों, और इसको अपने दोस्तों में दोस्तों शेयर भी कर देंगे। वीडियो को बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों लोगों तक शेयर करते रहें। और जिन लोगों का दोस्तों अभी यूपीपीसीएस, आईएएस और ईपीएफओ का पेपर लगा दोस्तों, उन तक तो वीडियो 2023 का, उन तक तो वीडियो दोस्तों अच्छे से शेयर कर देंगे। बाकी जितने भी लोगों का एग्जाम अभी 2023 में होने वाला है, जहां करंट के सवाल आते हैं दोस्तों, तो वह सब दोस्तों नियमित वीडियो को देखेंगे और अपने एग्जाम के हिसाब से अपना रिवीजन करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तब तक आप दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।